हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कैंडिडेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट को। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आ जाते हैं हम। फंड फ्लो स्टेटमेंट कोष प्रवाह विवरण जिसको बोलते हैं। तो कोष प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विश्लेषण किसी व्यवसाय के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और निर्वचन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। जो कोष प्रवाह विवरण है वो किसी व्यवसाय के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण, इनका विश्लेषण करेंगे हम वित्तीय विवरण के माध्यम से, और निर्वचन करने की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इस तकनीक के अंतर्गत किन्हीं दो अवधि के मध्य व्यवसाय में कोषों में परिवर्तन की राशि और उस परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण किया जाता है। तो कोष प्रवाह विवरण के माध्यम से हम जो हमारे व्यवसाय है उसमें दो अवधि, जैसे एक हो गया हमारा 2023-24 और दूसरा हो जाएगा हमारा 2024-25। एक अवधि हो जाएगा हमारा 2023-24 और दूसरा अवधि हमारा हो जाएगा 24-25। तो इन दो अवधि में जो कोष के प्रवाह में राशि का परिवर्तन हुआ है या उनके कारण क्या रहे हैं, इनका हम विश्लेषण करते हैं। तो इनके लिए जो विश्लेषण करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, कोष प्रवाह विवरण कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कोष प्रवाह विवरण का। कोष प्रवाह विवरण का आशय क्या होता है? तो कोष प्रवाह विवरण कोष प्रवाह विवरण का आशय, मीनिंग ऑफ फंड फ्लो इन स्टेटमेंट। कोष प्रवाह विवरण दो आर्थिक चिट्ठों की अवधि के मध्य कोषों के प्रवाह की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो जो दो आर्थिक चिट्ठा है, आर्थिक चिट्ठा वर्ष में एक बार बनता है, बैलेंस शीट, तो उनकी दो अवधि के मध्य कोषों के प्रवाह की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इसको बनाते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे, हमारे पास फाउको के डेफिनेशन है। फाउके का डेफिनेशन देखते हैं। तो इन्होंने बोला है, कोषों के स्रोतों एवं प्रयोग का विवरण एक तकनीकी युक्ति है जो दो तिथियों के बीच एक व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो फाउके द्वारा कहा जा रहा है कि जो कोषों के स्रोत, जो कोष हमको प्राप्त हुए, पैसे हमको प्राप्त हुए, उनके स्रोत कौन कौन से थे और उनका उपयोग हमने कहाँ पे किया है, इनके विवरण तैयार करने की एक तकनीकी युक्ति है जो दो तिथियों के बीच व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो दो अवधि में हम लोग जो परिवर्तन होता है उनको मापने के लिए या जानने के लिए, परिवर्तन के कारणों को जानने के लिए हम विश्लेषण करते हैं या कोष प्रवाह विवरण तैयार करते हैं। कोष प्रवाह विवरण में कोष एवं प्रवाह का आशय, मीनिंग ऑफ फंड्स एंड फ्लो इन फंड्स फ्लो। ठीक है, तो कोष का आशय क्या होता है देखेंगे, मीनिंग ऑफ फंड्स। कोष का आशय होता है, वित्तीय प्रवाह में कोष शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। संकुचित अर्थ में इसका आशय केवल रोकड़ से होता है। ठीक है, तो अत्यंत विस्तृत अर्थ में इसका आशय उपक्रम में सभी वित्तीय संसाधनों, ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज से होता है। लेकिन कोष प्रवाह विश्लेषण के संदर्भ में कोष का अर्थ होता है शुद्ध कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंधन में जो है कोष का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। संकुचित रूप में हमने देखा कि केवल रोकड़ को कोष माना जाता है, और विस्तृत अर्थ में जो सभी संसाधन है एक उपक्रम के पास, उन सारी चीज़ों को हम क्या मानते हैं, कोष मानते हैं। लेकिन कोष प्रवाह विश्लेषण के अंतर्गत कोष का अर्थ क्या होता है, शुद्ध कार्यशील पूंजी, नेट वर्किंग कैपिटल को कोष माना जाता है। और शुद्ध कार्यशील पूंजी,
से होता है। और शुद्ध कार्यशील पूंजी का आशय चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के अंतर से होता है। ठीक है जी। तो जो शुद्ध कार्यशील पूंजी है, नेट वर्किंग कैपिटल, तो नेट के वर्किंग कैपिटल कोष का हमको दिया है, फंड का आशय शुद्ध कार्यशील पूंजी से होता है। और शुद्ध कार्यशील पूंजी का आशय किससे होता है? टोटल करेंट एसेट्स माइनस टोटल करेंट लायबिलिटीज। यदि हम करेंट एसेट्स में टोटल करेंट लायबिलिटीज को घटा देंगे तो वही हमारा नेट वर्किंग कैपिटल कहलाएगा, वही हमारा फंड फ्लो फंड कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फंड का आशय देखें। अब प्रवाह का देखेंगे डेफिनेशन। मीनिंग ऑफ फ्लो। प्रवाह का आशय, प्रवाह का अर्थ आवागमन से होता है, जिसमें अंतर्वाह इनफ्लो तथा बहिर्वाह आउटफ्लो दोनों शामिल होते हैं। इस आधार पर कोष प्रवाह का अर्थ कोष में परिवर्तन अर्थात कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से होता है। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से होता है। यदि किसी व्यवहार में कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है तो इसे कोष का स्रोत माना जाता है। ठीक है जी, क्या बोला जा रहा है? प्रवाह का अर्थ होता है कि कोष का अंतर्वाह और बहिर्वाह दोनों शामिल होता है। इस आधार में कोष प्रवाह का अर्थ कोष में परिवर्तन अर्थात कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से होता है। प्रवाह किसको माना जाएगा? जब हमारी कार्यशील पूंजी में कोई परिवर्तन हो रहा है, मीन्स हमारे व्यवसाय में कोई पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा जो वर्किंग कैपिटल रहेगा, कार्यशील पूंजी रहेगा, उसमें परिवर्तन होगा। यदि किसी व्यवहार से हमारा जो वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होती है तो इसे कोष का स्रोत माना जाएगा। बाय द वे हमारा वर्किंग कैपिटल है 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए, और यदि ये कोई चीज़ होता है, कोई व्यवहार होता है जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल जो है बढ़ के हो जाता है 1,10,000 रुपये, तो इस कंडीशन में जो अतिरिक्त 10,000 रुपये आया, इसे हम क्या मानेंगे? कोष का स्रोत मानेंगे। ठीक है, कोष का स्रोत माना जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि किसी व्यवहार में कोष का प्रवाह उस स्थिति में होता है जब व्यवहार का एक पक्ष कार्यशील पूंजी से संबंधित हो और दूसरा पक्ष गैर कार्यशील पूंजी हो। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जब हमारा कोष प्रवाह उस स्थिति में माना जाएगा जब व्यवहार का एक पक्ष कार्यशील पूंजी हो और दूसरा जो है गैर कार्यशील पूंजी हो। मीन्स एक हो सकता है कि हमारा करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड हो, और दूसरा हो सकता है हमारा फिक्स एसेट फिक्स लायबिलिटीज में परिवर्तन हो। यदि हमारा करंट एसेट्स में ही परिवर्तन होता है और करंट लायबिलिटीज में परिवर्तन होता है तो उस कंडीशन में उसको फंड फ्लो नहीं माना जाएगा, कोष का प्रवाह नहीं माना जाएगा। या फिक्स एसेट्स में कोई परिवर्तन हो रहा है और फिक्स लायबिलिटीज़ में, दोनों में परिवर्तन हो रहा है, तब भी वो हमारा फंड का फ्लो नहीं माना जाएगा। अर्थात गैर चालू संपत्ति और गैर चालू दायित्व से संबंधित हो, है ना। तो गैर चालू संपत्ति और गैर चालू दायित्व से संबंधित हो। उदाहरण के लिए देनदारों से राशि प्राप्त होने पर कोष प्रवाह नहीं माना जाता। देनदारों से राशि प्राप्त होने पर कोष प्रवाह नहीं माना जाएगा। देनदार ने कोई हमको पैसा दिया, डेप्टर ने कोई पैसा दिया, तो वो इसको नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि चालू संपत्ति यथावत रहती है। अंतर केवल इतना आता है कि देनदारों की राशि कम हो जाती है और रोकड़ की राशि बढ़ जाती है। ठीक है, तो देनदार ने जो पैसा दिया हमको, ये करेंट एसेट्स का पार्ट है, और पैसा आया, ये दोनों जो है हमारा लेन देन जो हो रहा है करेंट एसेट्स का हो रहा है। तो एक तो देनदार हमारा घट जाएगा और दूसरा हमारा कैश बढ़ जाएगा, तो इससे हमारा जो वर्किंग कैपिटल है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि अंशों का नकदी में निर्गमन किया जाए, यदि अंशों का नकदी में निर्गमन किया जाए तो इसमें कोष का प्रवाह है, क्योंकि नकदी में वृद्धि होने के कारण चालू संपत्ति की कुल राशि बढ़ जाती है। लेकिन ठीक है, बोला जा रहा है कोष प्रवाह में यदि
अंशों को हम नगद में क्या करेंगे, निर्गमन करेंगे। कैश में निर्गमन किए हम किसका, हमारे अंशों का। तो शेयर जब हम इशू कर रहे हैं वो हमारा फिक्स एसेट्स का पार्ट होता है, फिक्स एसेट्स का पार्ट होता है, और जो कैश प्राप्त हो रहा है वो हमारा करंट एसेट्स का पार्ट होता है। इसलिए यहाँ पे जो लेन देन होगा, यदि हम अंशों का निर्गमन नगद में करेंगे, कैश में करेंगे, तो ये कोष का प्रवाह माना जाएगा। नकदी में करेंगे तो वो कोष का प्रवाह माना जाएगा, क्योंकि नकदी में वृद्धि होने के कारण चालू संपत्ति की कुल राशि बढ़ जाती है। लेकिन इसी कंडीशन में यदि मशीन क्रय करने के बदले अंशों का निर्गमन किया जाए तो उसे कोष का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि इस व्यवहार में चालू संपत्ति या चालू दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जो मशीन क्रय किए हैं वो किसके बदले में किए हैं, शेयर जारी करके किए हैं, अंशों का निर्गमन करके। तो अंशों का निर्गमन भी हमारा किस में चला जाता है, फिक्स एसेट्स में चला जाता है, और जो शेयर जारी किए हैं वो भी हमारा फिक्स एसेट्स का पार्ट होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा कोष का प्रवाह नहीं कहलाएगा, क्योंकि चालू संपत्ति और चालू दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कुल मिलाकर कोष प्रवाह के संबंध में नियमों को निम्न प्रकार में रखा जा सकता है। एक एक करके इसके नियमों को देखेंगे। तो पहला, यदि किसी व्यवहार से केवल चालू संपत्ति ही प्रभावित हो, यदि कोई व्यवहार हो रहा है जिसमें केवल चालू संपत्ति प्रभावित हो, उसे कोष प्रवाह नहीं माना जाएगा। दोनों पक्ष यदि कोष किससे रिलेटेड है, चालू संपत्ति से रिलेटेड है, तो वो हमारा क्या नहीं माना जाएगा, कोष प्रवाह नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेनदार से भुगतान प्राप्त करना। लेनदार से भुगतान प्राप्त किए, तो भुगतान प्राप्त किए तो एक तो हमारा नगद माल खरीद कर स्टॉक बढ़ाना, ये दूसरा। ऐसे व्यवहार से चालू संपत्ति की कुल योग और शुद्ध कार्यशील पूंजी यथावत रहती है। जैसे देनदार से हमने कोई पैसा प्राप्त किए तो 10,000 रुपये हमारा कैश बढ़ जाएगा, लेकिन देनदार भी तो हमारी 10,000 से कट जाएगी। तो इससे जो है हमारा कार्यशील पूंजी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसी जो मदें हैं वो हमारा कोष का प्रवाह नहीं कहलाती है। सेकेंड, यदि किसी व्यवहार से चालू संपत्ति और चालू दायित्व एक समान रूप से प्रभावित होते हैं, चालू संपत्ति और चालू दायित्व एक समान रूप से प्रभावित होते हैं, तब भी वह कोष प्रवाह नहीं माना जाएगा, क्योंकि जितनी मात्रा में हमारा कैश का आगमन हुआ है उतनी मात्रा में हमारा चालू संपत्ति बढ़ा है, उतनी मात्रा में हमारा चालू दायित्व घट रहा है। तो ऐसे कंडीशन से हमारे वर्किंग कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या नहीं कहलाएगा, कोष प्रवाह नहीं कहलाएगा। जैसे लेनदारों का भुगतान हमने किया, लेनदारों का हमने भुगतान किया तो वो कैश में किए, तो लेनदार हमारा चालू दायित्व घटेगा और चालू दायित्व हमारा समाप्त होगा, और ये जो हमारा कैश चला जाएगा, तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। चालू संपत्ति और चालू दायित्व दोनों के योग समान रूप से कमी आएगी, लेकिन शुद्ध कार्यशील पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फंड का फ्लो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यदि किसी व्यवहार से केवल गैर चालू मदें अर्थात स्थायी संपत्ति और स्थायी दायित्व ही प्रभावित होते हैं तो कोष का प्रवाह नहीं होगा। यदि दोनों कंडीशंस में गैर चालू मदें, स्थायी संपत्ति और स्थायी दायित्व प्रभावित होगा, वो भी हमारा क्या नहीं कहलाएगा, कोष का प्रवाह नहीं कहलाएगा, फंड का फ्लो नहीं कहलाएगा, फंड फ्लो नहीं कहलाएगा। ऋण पत्रों के जैसे एग्जाम्पल दिया है, ऋण पत्रों के बदले अंशों का निर्गमन। ऋण पत्र को निर्गमन किए, ऋण पत्र लिए और उसके बदले में हमने अंशों का निर्गमन किए, तो ये तो दोनों हमारा फिक्स एसेट्स का पार्ट है। तो ऐसे कंडीशंस में हमारा जो वर्किंग कैपिटल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मशीन क्रय करने के बदले ऋण पत्र का निर्गमन, यहाँ मशीन क्रय कर रहे हैं ये भी फिक्स एसेट्स है, ऋण पत्र का निर्गमन कर रहे हैं ये भी फिक्स एसेट्स का पार्ट है। इसलिए इस कंडीशन में भी जब स्थायी संपत्ति और स्थायी दायित्व का ही प्रभावित हो
तो वो भी हमारा, या स्थायी संपत्ति और स्थायी दायित्व का व्यवहार हो तो वो भी हमारा क्या नहीं कहलाएगा, फंड का फ्लो नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यवहार एक और किसी चालू मद अर्थात चालू संपत्ति चालू दायित्व को प्रभावित करता है और दूसरी ओर किसी गैर चालू मद अर्थात स्थायी संपत्ति या पूंजी या दीर्घकालिक दायित्व को प्रभावित करता है तो उसे शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन अर्थात कोष प्रवाह होगा। इस प्रकार कोष प्रवाह निम्न प्रकार के व्यवहार की दशाओं में हो सकती है। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक पक्ष हमारा चालू संपत्ति से हो और दूसरा जो है गैर चालू दायित्व से हो या चालू दायित्व से ना हो, है ना। एक पक्ष जो है हमारा चालू संपत्ति हो रहा है तो दूसरा पक्ष हमारा जो है स्थायी संपत्ति या स्थायी दायित्व से हो। तो ऐसा कहा जा रहा है एक चालू संपत्ति या चालू दायित्व से हो, दूसरा व्यवहार जो है हमारा स्थायी संपत्ति स्थायी दायित्व से हो, तो उस कंडीशंस में ही हमारा कोष का प्रवाह कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्थायी संपत्ति और चालित संपत्तियों के मध्य, जैसे मशीन का नगद क्रय। हम मशीन जो क्रय कर रहे हैं, मशीन हमारा फिक्स एसिड्स है और जो कैश जा रहा है वो हमारा करेंट एसिड्स का मद है। तो इस कंडीशंस में हमारा जो व्यवहार हो रहा है वो फंड का फ्लो हो रहा है। दूसरा, चालू संपत्ति और पूंजी अथवा दीर्घकालीन दायित्व के मध्य चालू संपत्ति, जैसे अंश पूंजी का नकदी में निर्गमन, नगद जो आ रहा है ये करंट एसिड्स के पास है और ऋण पूंजी निर्गमित कर रहे हैं वो करंट एसिड्स का पार्ट है। इसलिए इस कंडीशंस में हमारा क्या कहलाएगा, ये फंड का फ्लो कहलाएगा। दूसरा, ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्रों का जब शोधन करेंगे तो नगद में करेंगे, है ना। तो ऋण पत्रों का जब शोधन करेंगे तो ये हमारा फंड, ये कैपिटल लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है और ये हमारा शोधन ये मीन्स फिक्स एसिड्स का पार्ट है और ये जो है हमारा किसका पार्ट है, करंट एसिड्स का पार्ट है। नेक्स्ट, स्थायी संपत्ति और चालू दायित्वों के मध्य, जैसे मशीन का उधार क्रय करना। यदि हम स्थायी, एक पक्ष हमारे स्थायी संपत्ति और दूसरा जो है चालू दायित्व के मध्य व्यवहार हो तो ये भी हमारा फंड फ्लो कहलाएगा। नेक्स्ट दिया हमको चालू दायित्व और पूंजी अथवा दीर्घकालिक दायित्व के मध्य, जैसे व्यापारिक लेन देन का ऋण पत्र निर्गमन करना। इस कंडीशंस में भी हमारा क्या हो जाएगा, एक पक्ष जो है चालू दायित्व से रिलेटेड और दूसरा जो है दीर्घकालीन दायित्व से रिलेटेड। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो है क्या हो जाएगा कि फंड फ्लो कहलाएगा। अब फंड फ्लो का हमको चार्ट दिया है कि कौन कौन से कंडीशन में वो फंड का फ्लो कहलाएगा और कौन से कंडीशन में वो फंड का फ्लो नहीं कहलाएगा। तो फंड का फ्लो कौन कौन से कंडीशन में होगा, यदि एक मद हमारा चालू दायित्व से रिलेटेड हो और दूसरा मद हमारा किससे रिलेटेड हो, स्थायी दायित्व से रिलेटेड हो, तो इन दोनों के बीच जो संबंध बनेगा वो फंड का फ्लो कहलाएगा। दूसरा, चालू संपत्ति के मध्य हो और चालू दायित्व हो दूसरा पक्ष, तो इन दोनों के बीच भी क्या बनेगा, फंड का फ्लो बनेगा। यदि एक पक्ष हमारा चालू संपत्ति हो, दूसरा पक्ष हमारा स्थायी दायित्व हो, तो भी ये हमारा फंड का फ्लो बनेगा। यदि दूसरा, एक पक्ष हमारा स्थायी संपत्ति से रिलेटेड हो और दूसरा पक्ष हमारा चालू दायित्व से रिलेटेड हो, उस कंडीशन में भी हमारा फंड का फ्लो बनेगा। किंतु यदि चालू संपत्ति करंट एसिड से हो एक पक्ष और दूसरा चालू दायित्व से रिलेटेड हो, तो ये हमारा फंड का फ्लो नहीं बनेगा। दूसरा, यदि एक पक्ष हमारी स्थायी संपत्ति हो, फिक्स एसेट्स हो और दूसरा पक्ष हमारा स्थायी दायित्व फिक्स लायबिलिटीज हो, तो इस कंडीशन में भी हमारा फंड का फ्लो नहीं कहलाएगा। तो हमको क्रॉस करना है, यदि एक पक्ष चालू संपत्ति है तो दूसरा होना चाहिए कि चालू संपत्ति है तो दूसरा स्थायी संपत्ति हो या स्थायी दायित्व हो। यदि स्थायी संपत्ति है तो चालू दायित्व हो या स्थायी दायित्व हो, तब फिर वो हमारा फंड बनेगा। स्थायी चालू संपत्ति हो या चालू दायित्व हो, तब फिर वो हमारा फंड बनेगा, फंड का फ्लो कहलाएगा। इस तरह से हम इसको पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के क्वेश्चन देखेंगे।
इसको आगे हम कंटिन्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।